नमस्कार सभी साथियों को, राम राम। प्यारे दोस्तों को, सभी मित्रों कैसे हैं? सब के सब प्यारे मित्रों, हिंदी साहित्य की जो श्रृंखला आपकी चल रही है, हिंदी साहित्य इतिहास का मतलब हिंदी साहित्य का इतिहास, आप सब समझते हैं। प्यारे साथियों, हिंदी साहित्य की श्रृंखला आपको बहुत प्रभावित कर रही होगी। आपकी और मेरी मेहनत दोनों की मिलकर अगर जुड़ेगी तो हम छोड़ेंगे नहीं। और ये भ्रम आपको बिल्कुल हटा देना है कि हिंदी साहित्य का इतिहास कठिन है। बिल्कुल कठिन नहीं है, बिल्कुल आपको सीधा लग रहा होगा। और सीधा बनाना पड़ता है आपको और मुझे। मेहनत करने वाले को कोई चीज़ कमज़ोर नहीं लगती, वो कठिन नहीं लगती, सॉरी। तो मेहनत करने वाला होता है, उसको कोई भी चीज़ कठिन नहीं लगेगी। आप धीरे धीरे उसमें एक कला ढूंढिए, उसको सीधा सरल बनाने की। आप एक एक तरीके से एक नीति बनाइए कि मैं इस तरीके से इसको परमानेंट याद कर सकता हूँ। तो प्यारे दोस्तों, आज मैं आपको हिंदी साहित्य इतिहास में आदिकाल के बारे में कुछ बताना चाहता हूँ। थोड़ा सा जितना मुझे नॉलेज है, जितना मुझे ज्ञान है, उतना मैं आपको बताऊंगा। साथियों, सभी साथी, अगर आपको अच्छी लगती है वीडियो तो चैनल को सब्सक्राइब करना है और अभी सभी साथियों को मेरे साथ में जुड़े रहना है। साथियों, ज़्यादा लंबी चौड़ी मैं बात करना नहीं चाहता क्योंकि आपका वक्त इतना महत्वपूर्ण है, बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है। साथियों साथियों आदिकाल के बारे में, ये आदिकाल की शुरुआत जब हो रही थी तो कहते हैं कि राजनीतिक दृष्टि से यदि देखा जाए तो हर्षवर्धन का जो काल, जो समय था, वो उस समय का अंत हो रहा था और आदिकाल की शुरुआत हो रही थी। यानी आदिकाल का जो समय मैंने आपको बताया था, वो आप आदिकाल का जो मैंने काल विभाजन बताया, अलग अलग विद्वानों ने अलग अलग समय आदिकाल का माना है। तो हर विद्वान को एक आदर्श समय मैंने आपको बताया था कि इसका आदर्श जो समय माना जाता है वो क्या माना जाता है, वो आपको देख लेना है। तो आदर्श काल विभाजन मैंने आपको एक स्पेशली आदर्श काल विभाजन बताया था, 5 मिनट का वीडियो है, तो उसको आपको जरूर देखना है। आदर्श काल विभाजन का मतलब सभी काल विभाजनों को मिला करके एक छोटा सा काल विभाजन बताया कि ये सर्वमान्य है। क्लियर है ना? तो आदिकाल जब शुरुआत कब हुआ, जब हर्षवर्धन के राजनीतिक दृष्टि से देखें तो हर्षवर्धन के काल का जो समय का अंत हो रहा था, उस टाइम आपका आदिकाल की शुरुआत हो रही थी। तो यहाँ आदिकाल को कई विद्वानों ने अलग अलग नामकरण दिए। तो उन नामकरणों को अपन देखेंगे। सबसे पहले जैसे आपके चंद्रधर्म शर्मा गुलेरिया, उन्होंने उत्तर अपभ्रंश काल को, आपका जो उत्तर अपभ्रंश है उसको क्या कहा है, उत्तर अपभ्रंश काल को आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने क्या कहा है ना? इसी प्रकार से अलग अलग विद्वानों, रामचंद्र शुक्ल ने इसे वीरगाथा काल कहा, तो आपके मिश्र बंधुओं ने आरंभिक कहा, गणपति चंद्र ने, गुप्त ने प्रारंभिक काल कहा। इन सभी को अपन एक साथ पढ़ने वाले हैं। तो साथियों देखो, आदिकाल की यदि मैं चर्चा आपसे करूंगा तो सीधा सीधा आपको देखना है राजनीतिक दृष्टिकोण से। जब भारत में, मैं आपको बता देता हूं, थोड़ा सा लिख देता हूं, फिर अपन आगे चलते हैं। तो देखो, राजनीतिक दृष्टिकोण से, राजनीतिक दृष्टिकोण से जब जब भारत में हर्षवर्धन हर्षवर्धन के साम्राज्य का पतन हो रहा था, हर्षवर्धन के साम्राज्य का पतन हो रहा था, तब हिंदी साहित्य के इतिहास का, या हिंदी साहित्य के आदिकाल का प्रारंभ हो रहा था। आदिकाल का हो रहा था प्रारंभ हो रहा था। यही मैं आपको बता रहा था। नॉर्मल सी कुछ बातें होती है, वो भी आपको ध्यान रख लेनी चाहिए। और देखिए, इसका आदर्श काल विभाजन अगर आप देखना चाहते हो तो 1000 ईस्वी से आपका ज़्यादातर जो माना गया है वो माना गया है 1350 ईस्वी, 1350 ईस्वी। ठीक है ना?
इतना सा आप आदर्श काल विभाजन के अनुसार 1000 ईस्वी से, वैसे अलग अलग विद्वानों ने इसके उत्तर अलग अलग माने हैं, लेकिन अपन को आदर्श काल विभाजन के अनुसार 1000 ईस्वी से 1350 ईस्वी आदिकाल का समय माना जाता है। तो मैं आपको यही कह रहा था कि राजनीतिक दृष्टिकोण से देखें तो जब भारत में हर्षवर्धन के साम्राज्य का पतन हो रहा था, उसी समय पर हिंदी साहित्य के आदिकाल का क्या हो रहा था, प्रारंभ हो रहा था। यही तो लिखा है मैंने, ठीक है ना। अच्छा, बात करें हिंदी साहित्य का जो आदिकाल है उसको अन्य किस नामों से जाना जाता है, तो वो भी अपन देख लेते हैं। तो देखो, हिंदी साहित्य में हिंदी साहित्य में हिंदी साहित्य में इसे आदिकाल, प्रारंभ काल, शिशुकाल, शिशुकाल, है ना, शिशुकाल, है ना, जन्म काल आदि नामों से पुकारा जाता है, पुकारा जाता है। क्लियर है। ये एक सीधी सी बात है जो आप सब जानते हैं। और इसमें एक खास बात थी जो मैंने आपको पहले ही लिखा दी है, लेकिन फिर भी एक बार लिख लेना। आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी ने आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी ने हजारी प्रसाद द्विवेदी ने हजारी प्रसाद द्विवेदी ने हजारी प्रसाद द्विवेदी ने आदिकाल को अत्यधिक अत्यधिक विरोधों और व्याघातों का काल कहा है। व्याघातों का काल कहा है, काल कहा है। ये आप सभी को पता है, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है ना भाई बात। आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी ने आदिकाल को अत्यधिक विरोध हो और व्याघातों का काल कहा, ये अपन ने पहले भी पढ़ लिया है। और आदिकाल को आदिकाल, प्रारंभिक काल, आरंभ काल, शिशुकाल, जन्म काल हम सब जानते हैं। बहुत सारे नाम हैं, उनको अपन अपन आगे चल के पढ़ेंगे। खास खास बातें हैं वो मैं आपको यहाँ पर नोट कर रहा हूँ, जो परीक्षा योग्य है, परीक्षा में आने वाली चीज है, उनको हमको यहाँ पर निश्चित रूप से याद करना है, ठीक है ना। चंद्रधर शर्मा गुलेरी ने उत्तरापभ्रंश को पुरानी हिंदी कहा है, ये आपको ध्यान रखना है। डॉक्टर चंद्रधर शर्मा गुलेरी, चंद्रधर शर्मा। अब तुम कहोगे सर बीच में से उत्तरापभ्रंश कहां से ले आए, तो इसकी डिटेल लंबी चौड़ी है, अपन को परीक्षा योग्य है ना वो पढ़ना है। डॉक्टर चंद्रधर शर्मा गुलेरी द्वारा उत्तरापभ्रंश को, जो पूछा जाता है परीक्षा में सीधा, है ना, उत्तरापभ्रंश को, अब उसको पूरे को पढ़ेंगे ना अपन इतनी डिटेल को, तो भी यही निष्कर्ष निकालेंगे। उत्तरापभ्रंश को पुरानी हिंदी कहा है। क्या कहा है? पुरानी हिंदी कहा है। पुरानी हिंदी कई बार परीक्षा में आया, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, पुरानी हिंदी कहा है। क्लियर है। ध्यान रखेंगे एक एक चीज जो मोस्ट है, मैं वो आपको निश्चित रूप से बताता चलूंगा, कोई चीज छोड़ूंगा नहीं किसी भी कंडीशन में। रामचंद्र शुक्ल, ये भी पूछा जाता है। आचार्य रामचंद्र शुक्ल, आचार्य रामचंद्र शुक्ल, रामचंद्र शुक्ल, आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने उत्तर अपभ्रंश को, उत्तर अपभ्रंश को क्या कहा है? प्राकृताभास, है ना, प्राकृत का आभास, है ना, प्राकृताभास, प्राकृताभास कहा है। ये दोनों सवाल कितनी बार परीक्षा में आ चुके हैं,
कितनी बार परीक्षा में आ चुके हैं, ये बात आपको ध्यान रखना है। तो मैंने 3-4 चीज आपको मोस्ट बताई है, वो आपको ध्यान रखना है। ये मैं आपको बता रहा हूँ, वो फिर से ध्यान रखेंगे। राजनीतिक दृष्टिकोण से देखें तो हर्षवर्धन के समय का अंत के समय आदिकाल का प्रारंभ है। आदर्श काल विभाजन के अनुसार 1000 ईस्वी से 1350 ईस्वी का समय माना गया है। हिंदी साहित्य में इसे आदिकाल, प्रारंभ काल या जन्म काल और बहुत सारे नाम है जिनको अपन अब देखने वाले हैं थोड़ी सी देर में ही। आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी ने आदिकाल को अत्यधिक विरोध और व्याघातों का काल कहा है, जबकि आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने इसे प्राकृत आभास कहा है, कि प्राकृत का ही आभास है कौन, आदिकाल का समय, यानी आदिकाल में उत्तर अपभ्रंश है, वो प्राकृत का क्या है, आभास मात्र है। ऐसा किसने कहा है, आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने। ठीक है। और डॉक्टर नगेंद्र ने इसे अपभ्रंश का बढ़ाव कहा है, कि अपभ्रंश बढ़ रही थी, अपभ्रंश भाषा बढ़ रही थी, उसका बढ़ाव ही उत्तर अपभ्रंश है। क्लियर है ना। ये आपके तीनों के कथन आपको ये थोड़े से ध्यान रखने हैं। इसके बाद में आप देखेंगे आदिकाल के नामकरण की बात। तो ये खास बात है कि यहाँ से एक सवाल निश्चित रूप से बार बार पूछा जाता है, उसको हम छोड़ेंगे नहीं, उसको हम छोड़ेंगे नहीं, किसी भी कंडीशन में नहीं छोड़ेंगे। तो आदिकाल, आदिकाल का नामकरण, आदिकाल का नामकरण, आदिकाल का क्या देखेंगे अपन, नामकरण देखेंगे। और किसी भी कंडीशन में यहां से एक सवाल हर बार पूछा जाता है साथियों, बिल्कुल आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। मैं जितने भी यहां पर नाम लिख रहा हूं वो मोस्ट है ना, वो तो मैं आपको यहां छोड़ने वाला ही नहीं हूं किसी भी कंडीशन में। आदिकाल के नामकरण की सबसे पहले अपन वहीं से चलेंगे जहां से मोस्ट बनते चलेंगे। मैं सबसे पहली बात करूंगा आचार्य रामचंद्र शुक्ल की। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने आदिकाल को क्या कहा है आप सभी जानते होंगे, लेकिन जानना और भी, और नामों को भी जानना आवश्यक है। ये सबसे पहले लिखेंगे अपन आचार्य रामचंद्र शुक्ल, ये लिख दिया मैंने आचार्य रामचंद्र शुक्ल। क्या लिख दिया मैंने, आचार्य रामचंद्र शुक्ल लिख दिया। इन्होंने आदिकाल को क्या नाम दिया है, शायद मुझे लगता है कि आप में से ऐसा कोई भी नहीं होगा जो इसको जानता नहीं होगा। उन्होंने दिया है इसको वीर गाथा काल। क्या कहा है, वीर गाथा काल। क्या दिया है, वीर गाथा काल। क्या नाम दिया है, वीर गाथा काल। क्लियर है, एक नाम क्लियर है। दूसरा नाम देखेंगे अपन, तो यहाँ पर इसके बाद में अपन बात करते हैं हजारी प्रसाद द्विवेदी। ये मैंने सब डिटेल में पढ़ा रखे हैं आपको, लेकिन आपको पढ़ना शुरू से ही पड़ेगा जहां से मैंने शुरुआत की है। हजारी प्रसाद द्विवेदी, आचार्य लिखेंगे यहाँ पर, आचार्य है ये, तो आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी, आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी, हजारी प्रसाद द्विवेदी। तो ये आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी लिख दिया मैंने। और इसके बारे में बहुत सारी बातें मैंने आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी को पढ़ाया था, तो वहां पर मैंने लिखी थी। एक एक चीज आपको ध्यान रखनी है। इन्होंने नाम क्या दिया है, आदिकाल को नाम दिया है इन्होंने, आदिकाल ही नाम दिया है। क्लियर है ना, आदिकाल को क्या नाम दिया उन्होंने, आदिकाल ही नाम दिया है। तीसरे कौन है, तो तीसरे देखेंगे हम सबसे पहले जो मोस्ट बनते हैं ना। अच्छा एक बात आप ध्यान रखेंगे, यहीं पर देखेंगे डॉक्टर नगेंद्र को। ये डॉक्टर नगेंद्र, डॉक्टर नगेंद्र, नगेंद्र ने आदिकाल को क्या नाम दिया है, तो ध्यान रखेंगे डॉक्टर नगेंद्र ने भी आदिकाल को आदिकाल ही नाम दिया है। क्या दिया है, आदिकाल को आदिकाल ही नाम दिया है। और ध्यान रखेंगे ये सर्वमान्य है, सर्वमान्य है। कौन सा, आदिकाल, ये सर्वमान्य नाम लिख दिया मैंने। क्लियर है ना। तो डॉक्टर नगेंद्र ने भी आदिकाल को क्या काम नाम दिया है, आदिकाल ही नाम दिया है। अगला देखेंगे अपन, तो यहां देखेंगे अपन सबसे पहले मिश्र बंधु। ये आ गए आपके मिश्र बंधु, ये लिख दिया मैंने मिश्र बंधु। और यहां पर अपन जो गलती करेंगे वो मैं आपको अभी बताने वाला हूं। तो मिश्र बंधु श्याम सुख गणेश मैंने आपको बताया, श्याम सुख गणेश। तो ये जो मिश्र बंधु है, मैंने मिश्र बंधु पढ़ाए थे तब बहुत अच्छे तरीके से आपको बताया है। इन्होंने आदिकाल का नाम दिया है आरंभिक काल। क्या नाम दिया है, आरंभिक काल। क्या दिया है, आरंभिक काल नाम दिया है। क्लियर हो गया, ओके मेरे राजा, ओके ओके, है ना। बहुत मजा आ रहा होगा ना, देखिए आरंभिक काल। अच्छा अगला देखते हैं अपन गणपति चंद्रगुप्त को। गणपति चंद्र, गणपति चंद्रगुप्त जिन्होंने वैज्ञानिक इतिहास लिखा है, गणपति चंद्रगुप्त। तो गणपति चंद्रगुप्त है, इनका देखिए आप ध्यान से, इसको मैंने पहले भी खूब खोल खोल के बताया कि गणेश जी का प्रारंभ करना है। क्या करना है, प्रारंभ करना है गणेश जी का। तो प्रारंभिक काल, क्या नाम दिया है, प्रारंभिक काल। क्या नाम दिया है, प्रारंभिक। और आरंभिक किसने दिया है, मिश्र बंधुओं ने। ठीक है, आदिकाल को आरंभिक कहा है और गणपति चंद्रगुप्त ने क्या कहा है, प्रारंभिक काल दिया है। कई कई किताबों में इसमें भ्रम है
कि साहब ये उल्टे सीधे हो रहे ना। आप देखेंगे आरपीएससी ने कई बार ये सवाल पूछा है, तो वहां पर निश्चित फिक्स हो गया है कि मिस्र बंधुओं ने आरंभिक कहा है और गणपति चंद्रगुप्त ने इसका नाम क्या दिया है, प्रारंभिक काल। क्लियर है। तो देखो, शुक्ल ने वीरगाथा काल, हजारी प्रसाद द्विवेदी ने आदिकाल, ये सर्वमान्य, नगेंद्र ने भी इसको आदिकाल कहा है, मिस्र बंधुओं ने आदिकाल का आरंभिक काल कहा है और गणपति चंद्रगुप्त ने क्या कहा है, प्रारंभिक काल। अब देखिए मोस्ट इंपॉर्टेंट, सबसे ज्यादा जो गहरा सवाल बनता है, आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी, सीधा ही महावीर प्रसाद द्विवेदी लिख देता हूं मैं। कितने नाम लिखे अपन ने इधर, 5 नाम लिख रही है। छठा नाम देखेंगे अपन, महावीर प्रसाद द्विवेदी, बहुत ज्यादा पूछा गया है, महावीर, महावीर प्रसाद द्विवेदी, महावीर प्रसाद द्विवेदी। ये द्विवेदी द्विवेदी इनमें चक्कर नहीं पड़ जाए आपके, हजारी प्रसाद द्विवेदी और महावीर प्रसाद द्विवेदी, इनका नाम बहुत ज्यादा फेमस है, अति महत्वपूर्ण गिनती होती है। बीज बपन काल, क्या कहा है इन्होंने आदिकाल को, बीज बपन, बीज बपन काल, बीज बपन काल, यानी बीज, बीज बोया ही है, इसका मतलब अब उगेगा बीज, है ना। तो शुरुआत तो थी आदिकाल की, इसलिए बीज बपन काल कह दिया इसको, बीज बपन काल। क्या कहा है इन्होंने, बीज बपन काल। ठीक है, अगला देखिए, अगला देखते हैं बीज बपन काल, डॉक्टर राम कुमार वर्मा। ये मैंने आपको अभी पढ़ाया ही है पिछली क्लास में, डॉक्टर राम कुमार वर्मा, राम कुमार, राम कुमार वर्मा, डॉक्टर राम कुमार वर्मा। तो आप देखेंगे यहाँ पर राम कुमार वर्मा को, डॉक्टर राम कुमार वर्मा। तो राम कुमार जो वर्मा है, इन्होंने क्या नाम दिया है, तो राम कुमार वर्मा का नाम मैं बता देता हूँ आपको सीधा सीधा सा, तो आपको बता देता हूँ मैं, संधि चारण काल, है ना। ये मैंने आपको खूब पढ़ाया है कि दोनों नाम दिए हैं, इनका समय भी उन्होंने अलग अलग बताया, जो मैंने आपको पढ़ा रखा पहले। संधि, एक तो संधि काल कहा है और चारण काल कहा है, चारण काल, है ना, चारण काल। क्लियर है, संधि चारण काल। इसके अलावा आप देखेंगे अगले नंबर पर, तो अगले नंबर पर आप देखेंगे जॉर्ज अब्राहम ग्रियर्सन, है ना, इंपॉर्टेंट है, जॉर्ज अब्राहम ग्रियर्सन। तो ये देख लो, जॉर्ज अब्राहम, अब्राहम, जॉर्ज अब्राहम ग्रियर्सन, जॉर्ज अब्राहम ग्रियर्सन, इन्होंने नाम दिया है केवल चारण काल। क्या नाम दिया है, चारण काल नाम दिया है। क्लियर है, समझ जाओगे राजाओ, बिल्कुल समझ जाएंगे साहब, बिल्कुल याद है सर हमको, तो रट रखे सर हमने तो, कोई बात नहीं, और रट लो, छोड़ना नहीं है, गलती नहीं करनी है, बस इतना सा की है ना जी। और अगला देखो, ग्रियर्सन को देख लिया, राहुल सांकृत्यायन। तो देखो ये है आपके राहुल जी, राहुल सांकृत्यायन, इन्होंने क्या नाम दिया है, कौन बता सकता है, फटाक से कमेंट बॉक्स में लिख दीजिए, है ना, कौन है, तो सिद्ध सामंत काल। क्या कहा है इन्होंने, सिद्ध सामंत काल कहा आदिकाल को, सिद्ध सामंत काल। क्या कहा है, सिद्ध सामंत काल कहा है। क्या कहा है, सिद्ध सामंत काल। तो जिन जिनका नाम आपको पहले से याद है ना, उनको तो आपको याद है ही, लेकिन जिनका नहीं हो रहा ना, उनको देखना, अभी मैं चुटकी में याद कराऊंगा, चुटकी में याद कराऊंगा, अभी यही तो कला है आपकी और मेरी याद करने की, है ना। तो चुटकी में याद कैसे करेंगे, अभी करेंगे, बस मैं एक बार सभी के नाम लिख लेते हैं, फिर मैं आपको याद करवा देता हूं। इसके बाद में आप देखेंगे डॉक्टर, आप सीधा विश्वनाथ प्रसाद मिश्र लिख देता हूं, विश्वनाथ प्रसाद मिश्र, जिन्होंने रीतिकाल के 3 भाग किए हैं, है ना, विश्वनाथ प्रसाद मिश्र, विश्वनाथ प्रसाद मिश्र, है ना, मिश्र। और इन्होंने क्या नाम दिया है, तो इन्होंने आदिकाल को कहा है वीर काव्य। क्या कहा है, वीर काव्य, ध्यान रखेंगे, क्या नाम कहा है इन्होंने, वीर काव्य कहा है। अगला देखेंगे, अगला देखेंगे राजाओं, अगला देखिए 11वें नंबर का, वीर काव्य किसने कहा है, विश्वनाथ ने। तो अभी अपन को ट्रिक से याद करेंगे अपन इसको, है ना। डॉक्टर धीरेन्द्र वर्मा, डॉक्टर धीरेन्द्र वर्मा, धीरेन्द्र वर्मा, डॉक्टर धीरेन्द्र वर्मा, इन्होंने क्या कहा है, तो अपभ्रंश काल। क्या कहा है इन्होंने, अपभ्रंश काल, अपभ्रंश, अपभ्रंश काल। क्या कहा है, अपभ्रंश काल। और यही किसने कहा है,
गुलेरी जी ने। किसने? गुलेरी जी ने। चलो मैं इसके समर्थन वाले बता देता हूं मैं यहीं पर। एक तो आपके चंद्रधर शर्मा गुलेरी है, डॉक्टर चंद्रधर शर्मा गुलेरी, इन्होंने भी इसे क्या कहा है? अपभ्रंश काल। इसके अलावा आप देखेंगे डॉक्टर श्याम सुंदर दास, डॉक्टर श्याम सुंदर दास। इसके अलावा एक नाम और है, डॉक्टर बच्चन सिंह, डॉक्टर बच्चन सिंह, जिन्होंने दूसरा इतिहास लिखा है ना, डॉक्टर बच्चन सिंह। अब देखो ध्यान से, धीरेन्द्र वर्मा ने आदिकाल को क्या कहा है? आपको दिख रहा है, अपभ्रंश काल। और इसी के समर्थन में डॉक्टर चंद्रधर शर्मा गुलेरी, श्याम सुंदर दास, इसके अलावा डॉक्टर बच्चन सिंह, इन्होंने आपके आदिकाल को क्या नाम दिया है? अपभ्रंश काल। याद रख लोगे? नहीं हो रहा तो कोई दिक्कत नहीं, अभी याद करते हैं अपन, फटाफट करेंगे, फटाफट, नो टेंशन। अंग्रेजी बोल रहा हूं मैं, है ना, हिंदी का आदमी जानता नहीं कुछ भी, लेकिन कुछ न कुछ तो ठोक ही देता है वैसे ही, है ना, देसी भाषा में। तो अपभ्रंश काल धीरेन्द्र वर्मा, चंद्रधर शर्मा गुलेरी, श्याम सुंदर दास और बच्चन सिंह। क्लियर है जी? अगला देखेंगे अपन। खास खास तो याद रखने, किसी भी कंडीशन में रखने भाई, किसी भी कंडीशन में रखने। अब देखेंगे पृथ्वीनाथ कमल कुल श्रेष्ठ, कितने नंबर का था ये? 11। डॉक्टर पृथ्वीनाथ कमल कुल श्रेष्ठ, इन्होंने क्या कहा आदिकाल को? आदिकाल को क्या नाम दिया इन्होंने? तो देखेंगे, इन्होंने कहा अंधकार काल। क्या कहा है? अंधकार काल। अभी आपको मैं इनको बिल्कुल याद करा के छोड़ूंगा, भागना नहीं है, बिल्कुल पूरा पढ़ना वीडियो, बहुत मजा आएगा आपको देखना। देख, अंधकार काल, डॉक्टर रमाशंकर शुक्ल रसाल, ये भी मैंने पहले लिखा दिया एक नोट करके आपको, डॉक्टर रमाशंकर शुक्ल रसाल, शुक्ल रसाल, ये मैंने पहले लिख दिया, लेकिन आपको याद है या नहीं है मुझे पता नहीं है। इन्होंने कहा है जयकाल, जयकाल। क्या कहा इन्होंने? जयकाल। रमाशंकर शुक्ल रसाल, इन्होंने क्या नाम दिया इसका? जयकाल नाम दिया है। अगला देखेंगे अपन, मोहन अवस्थी, डॉक्टर मोहन अवस्थी, डॉक्टर मोहन अवस्थी, और डॉक्टर मोहन अवस्थी ने नाम दिया है राजाओं आधार काल, आधार काल। अब तुम यो कह रहे हो कि ये याद नहीं होने, इतने सारे ऐसे होंगे जो अभी दिल, गार्डन, बगीचा सब खिल जाएंगे, फूल फूल सब, बिल्कुल आनंद जाएगा, आनंदान अनुभूति होगी, है ना, बहुत मजा आने वाला है। फटाफट से, राम प्रसाद मिश्र, राम प्रसाद मिश्र, राम प्रसाद मिश्र, और इसने कहा आदिकाल को संक्रांति काल, संक्रांति काल, संक्रांति काल। क्लियर है ना? आ रही बात समझ में? नहीं आए तो कोई दिक्कत नहीं, अभी देखना तो सही, ये आनंद के लिए तो पढ़ रहे हैं अपन, बहुत मजा आएगा, अभी इनको यूं याद करेंगे अपन बहुत जल्दी, है ना। अगला देखते हैं अपन, होने वाले बस कुछ नाम और है ना, जो खास खास है ना, उनको तो अपन को पढ़ना ही है भाई, है ना। हाँ जी, बच्चन सिंह का मैंने बता दिया। राम खिलावन पांडे, राम खिलावन पांडे, इन्होंने क्या दिया है? तो इन्होंने दिया है संक्रमण काल, संक्रमण काल। क्या नाम दिया है? संक्रमण काल। ये तो ठीक बात है, सीधी सीधी सी मैंने आपको बता दी, है ना। बाकी का और नॉर्मल शैलेश जैदी वगैरह है, इनको अपन को ज़्यादा खास दिमाग में रखना नहीं है, ठीक है ना।
और जो आचार्य रामचंद्र शुक्ल है उन्होंने आपको पता ही है 12 रचनाओं को आधार बनाकर आदिकाल का आदिकाल नाम दिया है ना। आचार्य रामचंद्र शुक्ल है, उन्होंने 12 रचनाओं को आधार बना करके आदिकाल को आदिकाल नाम दिया था, जिसमें से 4 अपभ्रंश की रचनाएं हैं। बाकी की बची आपकी कितनी बच रही है? 8 बच गई। तो 8 रचना है वो देश भाषा है, यानी आपकी देसी भाषा हिंदी में है आपकी, जिसमें आपकी खुमान रासो, पृथ्वीराज रासो, है ना, आपकी जयचंद्र प्रकाश, है ना, ऐसे आपकी 8 रचनाएं हैं भट्ट केदार वाली। तो 8 रचनाएं, उनको देश भाषा कहा उन्होंने और उनके आधार पर आदिकाल नाम दिया। बाकी की 4 अपभ्रंश की रचनाएं हैं, जिसमें 2 तो विद्यापति की रचनाएं आपको सभी को पता है ना, अमीर रासो और विजयपाल रासो। इसके अलावा कीर्ति लतार कीर्ति पताका किसकी है? ये विद्यापति की है। तो अपन उसको आगे पढ़ेंगे। अपन को जितना आज पढ़ना है वो ये पढ़ना है कि इसका नाम अलग अलग विद्वान ने क्या क्या नाम दिया है। वो नॉर्मल से नाम है, उनको मैं आपको रटा देता हूँ फटाक से, फिर अपन आचार्य रामचंद्र शुक्ल पे बात करेंगे यार, ऐसे की बात है ना। देखिए साथियों, यहाँ से अपन ने इसको पढ़ना चालू किया है आदिकाल से। इतना छोटा सा है, लेकिन एक सवाल यहाँ से आता ही है। ये मैंने आपको बता दिया है, हर्षवर्धन के समय की बात यहाँ पर की गई है। इसके पतन का समय है, उस वक्त से हिंदी साहित्य का आदिकाल का प्रारंभ हो रहा है। और यहाँ पर इसके नाम शिशुकाल, प्रारंभिक काल, ये सब नाम अपन ने देख लिए हैं। आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी ने आदिकाल को अत्यधिक विरोध और व्याघातों का काल कहा है, और गुलेरी ने उत्तर अपभ्रंश का नाम दिया है। वो क्या नाम दिया है? पुरानी हिंदी। और रामचंद्र शुक्ल ने उत्तर अपभ्रंश को क्या दिया है? प्राकृताभास। ये दोनों ही सवाल बार बार पूछे जाते हैं, इसलिए मैंने इनको लिखा है। आदिकाल का जो नामकरण की बात करें सर, याद नहीं होते हैं, तो ये देखो कुछ नाम तो अपन ने, जब मैं साहित्य आपको पढ़ाता ला रहा हूँ तो वहीं पे याद हो गए हैं कि वीर गाथा काल कहा है, और इसको हजारी प्रसाद द्विवेदी की प्रेरणा से इन्होंने आदिकाल नाम रख दिया, जिसमें भी रामचंद्र शुक्ल ने 12 रचनाओं को आधार बनाया, जिसमें 4 अपभ्रंश की है और आपकी 8 देश भाषा की रचना है ना, देसी भाषा कहें, देश भाषा कहें। तो साथियों, यहाँ वीर गाथा काल कहा है वो रामचंद्र शुक्ल ने कहा है, और आदिकाल को आदिकाल नाम देने वाले हजारी प्रसाद द्विवेदी है, जो सर्वमान्य है ना। नगेंद्र ने समर्थन किया है, आदिकाल का नाम आदिकाल ही है। और आदिकाल जो दोहरे नामकरण की जो पद्धति चलाई रामचंद्र शुक्ल ने, तो आदिकाल जो नाम रखा वो किसकी सलाह से रखा है? रामचंद्र हजारी प्रसाद द्विवेदी की सलाह से। किसने? रामचंद्र शुक्ल ने। लेकिन हजारी प्रसाद द्विवेदी ने भी आदिकाल का नाम जो आदिकाल रखा, उसकी सलाह किससे ली है? रामचंद्र शुक्ल से, आपस में। क्लियर है? तो ये ध्यान रखेंगे। सवाल कई बार पूछा जा चुका है कि रामचंद्र शुक्ल ने आदिकाल नाम रखने की प्रेरणा कहाँ से ली? आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी से। क्लियर है? नगेंद्र ने भी आदिकाल को आदिकाल कहा। मिश्र बंधुओं को मैंने कई बार आपको बताया, दोनों में तुलना करके, मिश्र बंधु और गणपति चंद्र गुप्त में, दोनों में तुलना करके बताया कि मिश्र बंधुओं ने आरंभिक कहा है और गणेश जी का प्रारंभ कर दो, बस इतना सा ध्यान रखना, प्रारंभिक काल। क्लियर है? अब देखो, अब कैसे याद होंगे आपको। महावीर प्रसाद द्विवेदी है, ये महावीर प्रसाद जी ने बीज बो दिया है, आप ध्यान रखेंगे। तो वीर महावीर है, ये तो हनुमान जी के, है ना, भक्त है, तो महावीर है। तो महावीर ने क्या बो दिया है? बीज बो दिया, ऐसे ही ध्यान रख लेंगे बस। महावीर ने बो दिया बीज लड़ाई का, है ना। कैसे भी मन में आए जैसे याद कर लो, ठीक है। राम कुमार वर्मा के 2 नाम आपको शुरू से मैंने रटाई दिए थे कि संधि चारण काल नाम दिया है। दोनों नाम आए संधि चारण काल तो डॉक्टर राम कुमार वर्मा है, और चारण काल आए केवल तो जॉर्ज अब्राहम ग्रियर्सन है। क्लियर है? तो दोनों को एक साथ में याद रख लिया। राहुल सांकृत्यायन का आपका सिद्ध सामंत काल है। विश्वनाथ को कैसे याद रखेंगे? वैसे ही विश्वनाथ है, वैसे ही वीर काव्य है, वैसे ही विश्वनाथ है, वैसे ही वीर काव्य है। धीरेन्द्र वर्मा, चंद्रधर शर्मा गुलेरी, श्याम सुंदर दास और बच्चन सिंह, तीनों नहीं चारों ने मिलकर इसका नाम क्या दिया है? अपभ्रंश काल। क्लियर है? आगे देखो, आगे देखते हैं अपन। तो अब नाम ये जो कठिन है वो नाम आपके यहाँ आने वाले हैं। तो देखो यहाँ डॉक्टर पृथ्वीनाथ कमल कुलश्रेष्ठ, पैसे ही पृथ्वी है तो पृथ्वी पर अंधकार छा गया, ऐसे ध्यान रखेंगे। कैसे ध्यान रखेंगे? पृथ्वी पर अंधकार छा रहा है, बस हो गया ना, परमानेंट है, कभी नहीं भूल सकते, गारंटी है मेरी, देख लेना आप। पृथ्वी पर क्या छा रहा है? अंधकार छा रहा है, तो अंधकार काल कह दिया। डॉक्टर रमा शंकर शुक्ल रसाल, तो रमा का मतलब समझे आप, केवल रमा रमा ध्यान रख लो, रमा, रमा का मतलब होता है लक्ष्मी जी, है ना।
और चाहे शंकर शंकर याद रख लो, एक याद रख लो। तो रमा की जय बोल दो, चाहे शंकर जी की जय बोल दो। रमा का मतलब लक्ष्मी, भगवान विष्णु की घरवाली लक्ष्मी, है ना, है ना। तो रमा लक्ष्मी का पर्यायवाची है, कमला लक्ष्मी का पर्यायवाची है। तो चाहे तो शंकर भगवान की जय बोलो, चाहे रमा शंकर की बोल दो, चाहे रमा रमा की जय बोल दो, जय बोल दो तो इसका मतलब जय काल हो गया। ये याद ले, कंप्लीट हो गया ना याद। अब देखो अगला मैंने पढ़ा आपको मोहन अवस्थी। तो ये हमारा मोहन है ना, कृष्ण भगवान, उसका कोई आधार नहीं है। क्यों नहीं है आधार बताओ? कभी गोपियों के कपड़े लेके भागता है, कभी क्या करता है, कभी क्या करता है। इस टाइम तो सब लोगों को परेशान करता है, कभी खाटू वाले शाम के चलो और कभी कहाँ आपको गोवर्धन जी जाना है। मेरा और कोई उद्देश्य नहीं है, केवल याद कराना है। तो मोहन का कोई आधार नहीं है ना। तो इसलिए आधार काल किसने कहा है? मोहन अवस्थी ने। बात समझ में आ गई। एक हमारे गांव का लड़का राम प्रसाद, उसका जन्म मकर संक्रांति पे हुआ है। तुम्हारा गांव का हो तो तुम्हारे गांव के हिसाब से याद रख लेना। तो राम प्रसाद का जन्म कब हुआ है? संक्रांति पे। तो हमारा राम प्रसाद है, इनका जन्म संक्रांति पे हुआ है, इसलिए इन्होंने क्या कहा है? संक्रांति काल कहा है। क्लियर है। और राम खिलावन पांडे है, ये पांडे जी ने क्या कहा है? संक्रमण काल। ऐसे हम याद रख लेंगे। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने जो कितनी रचनाओं को वीर गाथा काल जो नाम दिया है, 12 रचनाओं को आधार बना करके नाम दिया है। तो आप एक नोट यहाँ पर लिख लेंगे, आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने, आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने, आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने वीर गाथा काल, वीर गाथा, वीर गाथा काल, वीर गाथा काल नामकरण 12 रचनाओं को, 12 रचनाओं को आधार बनाकर दिया है, आधार बनाकर दिया है। एक बात ध्यान रख लेंगे, जिसमें ये सवाल कभी कभी पूछ लेते हैं, जिसमें 4 रचनाएं अपभ्रंश की है, अपभ्रंश की है, तथा 8 तथा 8 रचनाएं देश भाषा या देसी भाषा हिंदी, देश भाषा हिंदी की है। हिंदी की है। ये लो जी साहब, क्लियर है, याद रख लोगे। तो आज यहाँ तक ही पढ़ेंगे साथियों, मिलते हैं अपन अगली क्लास में। कैसी रही क्लास बताना तो जरूर है यार, है ना, बताना जरूर है ना। कमेंट बॉक्स में कमेंट भी लिखना, अगर मन प्रसन्न है तो, अंदर से प्रसन्न है तो, नहीं है तो कोई बात नहीं है ना। हो सकता है आप अच्छे विद्वान हो सकते हैं, ज़्यादा जानकार हो सकते हैं मुझसे भी, और ज़्यादा आ सकता है, लेकिन अगर प्रसन्न है तो आपको लिखना ही है। नमस्कार सभी साथियों को, थैंक यू सो मच।